सो हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिज़नेस लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है या उन्हें लगता है कि भाई अब उनके पास बहुत ही कम टाइम है, तो मैं गारंटी के साथ ये उसको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि अगर उसने मेरी ये प्ले लिस्ट देख ली कि वो पास है। बट आपको कुछ एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या कि आपने कॉपी पेन लेके प्रॉपर जो है, जो भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, जो भी मैं आपको समझाऊँगा, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं फुलफ़िल होंगी। तो इसीलिए ये नहीं कि सिर्फ आप सुन लो और आपको फिर बाद में दिक्कत आ जाए लिखने की, तो ये बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो इसीलिए आप अपनी कॉपी पेन लेके जो है आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि इससे पहले की जो मैंने वीडियोस बना रखी है, टोटल 10 वीडियो इससे पहले की बना रखी है, ये 11वीं वीडियो है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का है। इसके बाद एक चैप्टर और होगा तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि एक चैप्टर को बनाने में जो है लेसन 1 को कंप्लीट करने में 10 वीडियो लगे मेरे को अपलोड करने में, और एक एक वीडियो कम से कम हाफ़ एन आवर का तो हो गई। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन भी इतनी अच्छी आपको मिल रही है जिससे आप जो है भूलो ना, क्योंकि एक होता है स्पीडली आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ कराना, वो भी मैं कराऊंगा कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको मैं वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको एक एक करके समझा दूंगा और आपके एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो लेसन है वो है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी उसमें ये था आपका कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम ये देखेंगे कि अभी इससे पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी पर्सन के साथ और कॉन्ट्रैक्ट करने की जो भी कंडीशन थी उनको हमने फुलफ़िल कर ली। तो अब ये बताइए कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट से कब डिस्चार्ज हो सकते हैं, कब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा राइट द कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस किस कंडीशंस में होते हैं। तो ये कुछ कंडीशन आपके सामने है, 1 बाय 1 एक एक को एक्सप्लेन करूँगा। और आज की वीडियो सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करने में जाएगा कि एक एक टॉपिक आपको मैं समझा दूँ और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका 1 बाय 1 अगर मैं समझाऊँ तो कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट, के इसमें कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कम टू द एंड, यानी जब दोनों की फुलफिल कंप्लीट हो जाती है, सामने वाला अपना प्रॉमिस कर देता है और आपने भी अपनी प्रॉमिस फुलफिल कर ली, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन और भी कुछ सर्कमस्टेंस हो सकते हैं जिस केस में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो देखिए किस केस में हम कहेंगे, तो पहला पॉइंट आता है बाय एन एग्रीमेंट, कि अब ये कहता है कि द पार्टीज़ मे एग्री टू टर्मिनेट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। अगर कोई भी पार्टी चाहता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किसी भी पर्सन के साथ किया हुआ है, मैंने कहूँ कि अगर ये दो पार्टनर है ए और बी, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट पहले किया होगा, बाद में वो एग्री कर रहा है कि वो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है, टर्मिनेट करना चाहता है। तो अगर कोई पार्टी चाहता है टर्मिनेट करना तो ये 4 कंडीशंस उसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं बाय नोवेशन, यानी एग्रीमेंट जो बना है, नया एग्रीमेंट बना है, उसमें जो पहला पॉइंट आपका ये हो सकता है बाय नोवेशन। अभी नोवेशन क्या होता है ये आप समझिए। नोवेशन का मतलब होता है जब आप substitution of new contract in place of existing is one of no called as a innovation, ठीक है ना। मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट में भी इधर बिटवीन सेम पार्टी और डिफरेंट पार्टी, द कंसिडरेशन बीइंग म्यूचुअली डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है नोवेशन का मतलब होता है कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट, आपको मैं इस एग्जांपल से, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आपको मैं इसे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। और यही आपने एग्ज़ाम में भी लिखने हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आप इसमें कह रहा है कि ए ओन मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ एग्री between A, B, C that B shall
henceforth accept C his a debtor instead of A, the old debt of A to B is to end when the new debt from C and B has been contracted। मतलब ये कह रहा है कि A ने B से पैसे लिए, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि और ये एग्री जो हुआ ये बिटवीन ए बी सी, यानी ए बी एंड सी और बी के बीच, मतलब ये कह सकते हैं कि दो पार्टी एक तरफ और एक पार्टी एक तरफ। और इसमें इस तरीके से है कि ए ने बी से अगर पैसा लिया और बी ने कहा कि देख भाई अगर ये पैसा नहीं देता है तो फिर मैं इसको तो छोड़ूंगा, क्योंकि तूने गारंटी ली है ना, मैं तेरे को पकड़ूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए पैसा नहीं देता है तो इसके बदले फिर वो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नोवेशन हो जाएगा सी और बी के बीच में, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर जो है कहा गया है। और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे लिखा है ए ओन बी 10,000 रुपी इंटर इनटू अरेंजमेंट विद बी एंड गिव बी मोर्गेज ऑफ हिज स्टेट ऑफ for rupees 5,000 in place debt of 10,000 rupee. This is a new contract extinguish the old contract। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट सेम पार्टी के साथ भी हो सकता है या किसी अदर पार्टी के साथ भी हो सकता है। तो ये बात लिखी हुई है नोवेशन में कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बी इधर बिटवीन द सेम पार्टी एंड बिटवीन द डिफरेंट पार्टी, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर क्या सेम पार्टी के साथ कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जैसे सपोज़ करो कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब मैंने किसी से लोन लिया 10,000 का, ठीक है, और जैसे ही लोन देने की बारी आई, कॉन्ट्रैक्ट सारे साइन हो चुके हैं, अब जैसे ही लोन देने की बारी आई सामने वाला बोलता है कि भाई साहब मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है ना, 5,000 रुपये रख लीजिए, बाकी का 5,000 मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो देखा जाए तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट में तो 10,000 लिखा हुआ था, लेकिन वो तो सिर्फ 5 दे रहा है। तो क्या करेगा वो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा 5,000 लेके, फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वो चाहे सेम पार्टी के साथ बनाए या अदर पार्टीज इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है नोवेशन। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू टर्म, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेम पार्टी। क्या होता है, पुरानी चीज़ों में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी बदल जाती हैं, ठीक है ना। फिर जब भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाए या पार्टी ही बदल जाए तो कहीं ना कहीं फिर वो नोवेशन का मतलब होता है न्यू, तो इसका मतलब है ओल्ड ख़त्म हो गया देन न्यू जनरेट हो गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू पार्टी फॉर एन ओल्ड वन, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग द सेम, द प्रॉमिस विल बी नाउ लुक द थर्ड पार्टी ऑफ द परफॉर्मेंस। इसमें ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी सेम रहता है, बस उसमें जो बंदा है, जो प्रॉमिसी जिसे हम ऑफरी कहते हैं, ऑफरी एक्सेप्टर जिसे हम बोलते हैं, वो बदल सकता है, ठीक है ना। पार्टी बदल सकती है, ये बात हमने ऊपर भी देखी, तो पार्टी भी बदलती है तो उसे भी नोवेशन कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेशक सेम हो सकता है, पार्टी बदली है तो उस केस में भी हम मानेंगे कि वो नोवेशन है। तो नोवेशन के दो कंडीशन क्या हो सकते हैं कि न्यू टर्म्स चेंज होना लेकिन पार्टी सेम है, टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज हो गई, उसने कुछ चेंज करा दिया कि भैया मेरे को और पैसे चाहिए, अब आप 10,000 की जगह 1 लाख कर दो, पार्टी सेम है, तो उसको भी नोवेशन कहते हैं, क्योंकि फिर पुराना 10,000 वाला लोन कट गया, अब एक नया 1 लाख का लोन जो है वो तैयार हो गया, पार्टी सेम है, इसे भी नोवेशन कहते हैं। दूसरा ये होता है कि न्यू पार्टी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेम है, यानी अगर कोई बंदा पैसे देने से मना कर दिया तो अब उसको हटा देंगे और उसकी जगह जिसने गारंटी लिया था वो उसकी जगह आके उसको फुलफ़िल करेगा। तो ये दो कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए तो हम मानेंगे कि ये नोवेशन है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है बी पॉइंट, बाय रेसेशन। अभी रेसेशन क्या होता है? रेसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइंडिंग एनी अदर वे। यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना।
कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना। तो अब ये ख़त्म कैसे होगा? बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों पार्टी के आपसी सहमति से हो सकता है। पार्टीज में बी इधर इनटू अ सिंपल एग्रीमेंट एंड रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स ब्रीच। ठीक है ना, मतलब यही वाली बात हो गई है कि जैसे सपोज कर परफॉर्मेंस करने की जब बारी आई तो उससे पहले ही हमने आपस में सहमति करके हमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, उसे कहते हैं रेसेशन। ठीक है, तो सपोज करो मैं सिंगर हूँ और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला गया कि भाई आपको जो है संडे को जो है परफॉर्मेंस करना है आपने, तो उससे पहले ही सैटरडे को मेरे को बुलाया गया, कहा गया कि भाई देखो मैं जो है किसी और को हायर कर रहा हूँ और आपके पास भी टाइम अगर नहीं है तो आप ऐसा करते हैं हम आपस में ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, मैं किसी और को देता हूँ। तो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट है कि हाँ ठीक है चलो मैं भी नहीं चाहता था आपका शो करूँ, लेकिन ऑब्वियसली मजबूरी थी तो इसीलिए कर रहा था। तो अब मुझे लगा कि हाँ भाई यार चलो यार इस कॉन्ट्रैक्ट से हट जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया बाय म्यूचुअल कंसेंट, बाय एग्रीड पार्टी। ये है आपका थर्ड पॉइंट, ये आपका रेसेशन में ही पॉइंट है, बाय एग्रीड पार्टी। ठीक है, तो ये आपका एग्रीड पार्टी जो है। दूसरा है बाय द एग्रीव पार्टी, यानी वेयर अ पार्टी हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इन एनी वे अफेक्टिंग हिज राइट एंड गेटिंग कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीव पार्टी मतलब कह रहा है वेयर अ पार्टी हैज़ कमिटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों में से ए और बी में से अगर कोई भी कह रहा है कि भाई देख मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो एग्रीव पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीव पार्टी यानी दूसरा पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है विदाउट एनी अफेक्टिंग, एंड साथ साथ वो उससे कंपनसेट भी ले सकता है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है ना, कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जिसके वजह से उसको जो नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन वो उससे ले लेगा और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया और जो उसका लगा कि भाई उसका लॉस हुआ है तो उसका कंपनसेशन उसे मिल जाएगा। बाय द पार्टी हु कंसेंट नॉट अ फ्री, एक होता है फ्री कंसेंट जो कि ऊपर था म्यूचुअल कंसेंट के भाई ठीक है, और यहाँ पे बंदे की कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब आप जैसे ज़बरदस्ती जो है कह रहे बेटा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ फटाफट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ वरना मैं तेरे को गोली मार दूंगा या मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसा समथिंग कुछ। अब इसमें जो है अब वो बंदा उस केस में भी कह रहा है कि इफ़ इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हुज कंसेंट नॉट अ फ्री, कि अगर किसी से अगर आप कोई ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है तो उसमें पार्टी उसकी खुद की सहमति तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भी जो है रेसेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है क्योंकि वो वॉइडेबल होता है। चलिए उसके बाद आपका आता है बाय अल्टरेशन। अब ये अल्टरेशन देखो वर्ड जो है ना ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न वाले हैं जो आपको थोड़े से ना कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है कि अल्टरेशन मीन्स चेंज इन द वन और मोर कंडीशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, इसमें कंडीशन चेंज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो वही कह रहा है अल्टरेशन मीन्स चेंज इन अ वन और मोर ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अल्टरेशन मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी विल बी परफेक्टली वैलिड, और ये वैलिड माना जाता है क्योंकि दोनों की सहमति से उसमें टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है, उसमें जो भी चीज़ आप चेंज कराना चाहते हो पार्टी की आपसी सहमति से हुआ है। ठीक है ना, तो कह रहा है बट एनी मटेरियल अल्टरेशन इन टर्म रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी डिस्चार्ज सच अ पार्टी फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। अगर आप सामने वाले को बिना बताए आप खुद ही टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो तो उस केस में सामने वाला अपना परफॉर्मेंस देने से मना कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है क्योंकि आपने उससे पूछा ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात इसमें मेंशन थी। तो आई होप आपको अल्टरेशन में समझ में आया होगा कि अल्टरेशन में म्यूचुअल कंसेंट से हम जो है एक या एक से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है
क्योंकि फोर्थ पॉइंट है रेमिशन। और ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इसे करना है। रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस देन व्हाट द एक्चुअल ड्यू टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज़ करो सामने वाले को मैंने 5,000 रुपये दिए थे, ठीक है, और अब वो बंदा दिवालिया हो गया, उसके पास अब 2,000 रुपये पड़े हैं, तो मैं उससे कहूँगा देख भाई ऐसा कर, मैंने तो वो 5 दिए थे ना, मुझे पता है तेरी कंडीशन क्या है, तू ऐसा कर मुझे 2,000 रुपये दे दे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, मैं तेरे को 3,000 रुपये छोड़ रहा हूँ। मतलब उससे लेसर परफॉर्मेंस करवा रहे हैं। तो वो आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हो, जैसे A on B 5,000 एंड A पे टू B एक्सेप्ट द सेटिस्फेक्शन ऑफ होल डेट ऑफ 2,000, ठीक है ना। A ने B से 5,000 रुपये लिए थे और A पे कर रहा है B को एंड B एक्सेप्ट सेटिस्फेक्शन डेट ऑफ 2,000, और बदले में B ने 2,000 रुपये एक्सेप्ट कर लिए। पेड एट द टाइम प्लेस वेयर 5,000 वर पेबल, जहाँ उसे 5,000 रुपये लेने थे लेकिन A ने सिर्फ 2,000 रुपये दिए, और उसने कहा कि चल ठीक है तेरा सारा कर्ज माफ़ है क्योंकि तेरी हालत जो है मैं समझ सकता हूँ। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये कौन सा है, रेमिशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि जब लेस परफॉर्मेंस होगा तो रेमिशन है। और तो 1 बाय 1 एक एक करके मैं समझाता हूँ। नोवेशन में क्या होता है, नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो सकता है। अब उसमें क्या हो सकता है, पार्टी बदल भी सकती है, पार्टी सेम रह भी सकती है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें उसमें हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन सेम हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन बदल भी सकती हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इससे रिलेटेड थे। दूसरा पॉइंट था रिसेशन वाला। रिसेशन में क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही हो जाता है पूरी तरीके से, जिसमें आपका बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है, बाय एग्री पार्टी हो सकता है, लेकिन आपको उसके बदले कंपनसेशन पे होगा। और तीसरा है अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती वॉइडेबल फोर्सली अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए बोला तो उसके रिसेशन भी हो सकता है। अल्टरेशन का मतलब होता है जब एक या उससे ज़्यादा कंडीशन को आप चेंज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो उसको अल्टरेशन कहते हैं। लेकिन हाँ, दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए। अगर एक पार्टी की सहमति है और दूसरे की नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर ख़त्म हो जाएगा, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं करेगा। चौथा है रेमिशन, जिसमें हम सामने वाले को कहते हैं लेसर परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई तू परफॉर्मेंस जो है कम दे, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है ना, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जितने भी आप एग्ज़ाम्पल लग रहा है जो भी मैंने आपको समझाया है, आप अपने तरफ से भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें जो PDF पढ़ा है या आपको SOL की बुक मिली हुई है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और अगर आपको बुक नहीं मिली है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इनफ है, ठीक है। दूसरा, अभी मैं डिस्चार्ज ही बता रहा था, वो तो डिस्चार्ज का सिर्फ एक ही पॉइंट था, बाय एग्रीमेंट। दूसरा है बाय परफॉर्मेंस, तीसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम, चौथा है ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय मटेरियल अल्टरेशन। तो ये 1 बाय 1 हम अभी सिर्फ 1 पॉइंट ही पढ़े हैं, दूसरा पॉइंट अभी बाकी है बाय परफॉर्मेंस। अब ये बाय परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि when the party fulfill their obligation and promise under a contract and is said to have perform and discharge। yes, जब सामने वाला आपको कार बेच दिया है और आपको पैसे मिल गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया। अब आप उसके पीछे थोड़ी भागते फिरोगे कि भाई आजा दूसरा करते हैं, दूसरा करते हैं। भाई दूसरे के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होना भी चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक काम के लिए, वो काम ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म। अब आपको कोई दूसरा काम करवाना है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनेगा और फिर उसमें हम परफॉर्मेंस करेंगे। और ये हो गया बाय लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जैसे सपोज़ करो अगर मैंने आपको कोई टाइम दिया हुआ है कि देख भाई तू हाँ ना का जवाब दे दे 2 दिन के अंदर अंदर। अगर 2 दिन के अंदर अंदर तूने हाँ ना का जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूँगा भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है या तू कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता। यानी लैप्स ऑफ टाइम, यानी जब आपके पास टाइम ख़त्म हो जाता है, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट करने का
उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन ऑफ लॉ। अभी ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है मर्जर। मर्जर का मतलब है कि जब आपका एक ही पर्सन के साथ एक दो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हो तो आप उसको मर्ज कर सकते हो, कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो उसमें क्या होगा, दो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होके एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, इनोवेशन का पार्ट है। या किसी पार्टनर की इसमें डेथ हो जाती है, यानी जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें एक पार्टी का अगर डेथ हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर उसमें ये नहीं कहा तो कह रहा है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल नेचर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर विल डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पर्सनल नेचर का है, उसमें कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, याद रखना लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि सपोज़ करो मेरे मरने के बाद ये बंदा इस काम को फुलफ़िल कर देगा, तो जिस बंदे को उसने नॉमिनी बनाया होगा वही बंदा उस काम को फुलफ़िल करेगा। ठीक है ना। तो अगर वो करता है ऐसा कुछ तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको काम को कंप्लीट करेगा। अदरवाइज़ अगर वो पर्सनल नेचर का है कि भाई सिर्फ वही उसको परफॉर्म कर सकता है, तो उस केस में हम मानेंगे कि वो जो है डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि उस काम को सिर्फ वही कर सकता है। जैसे सिंगर है अगर वो मर गया है तो भाई गाना तो वही गा सकता है, कोई दूसरा तो गा नहीं सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पर्सनल नेचर के होते हैं। बाय अल्टरेशन, अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आप उसमें कोई भी चीज़ें चेंज करते हो, ठीक है ना, जिसके वजह से सामने वाला अपना परफॉर्मेंस तोड़ सकता है, तो यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है बाय। ये आप पॉइंट लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना। अगर आप ये पढ़ना चाहो पढ़ लेना। एनी मटेरियल अल्टरेशन मेड इंटेंशनली टू रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसी या हिज एजेंट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रोमिसर। भाई मेरे से कुछ सहमति ली नहीं और तूने सारा का सारा काम खुद ही कर लिया, तो भाई ऐसा है तू, तेरा कॉन्ट्रैक्ट तुझे मुबारक है, तू रख अपने पास। ठीक है ना, समझ में आया। बस अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रख, मेरे से इसमें अब कोई सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट ये होता है जब ये कोई बात हो। 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट कह रहा है बाई सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब भाई कोई भी चीज़ इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज ही कर दिया था, क्योंकि वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ता है। ये पॉइंट था इसका। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये पॉइंट्स कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, ये आप देखो, ये वाला एग्ज़ाम्पल बहुत जगह मिला है और ये भी एग्ज़ाम्पल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसे फटाफट थोड़ा समझाना है। सेवन पॉइंट है बाय ब्रीच, उसी में ही था ऊपर पॉइंट, अगर आपने देखा हो। 7 पॉइंट है आपका ब्रीच। ब्रीच मतलब तोड़ना। अब जो है ब्रीच हो सकता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। दोनों का मतलब क्या होता है, जब आप टाइम पे, यानी अगर आपने बोला कि भाई मैं परफॉर्मेंस करूँगा, ठीक है, डेट 5 अगस्त को मेरा परफॉर्मेंस है, मैं आप 5 अगस्त को आके आपके शो में गा के चला जाऊँगा। ठीक है, अब अगर 5 तारीख हो गई और 5 तारीख को जब वो मुझे फ़ोन करता है, कहता भाई साहब आपका शो था, आप आ रहे हो ना, तो उसने फ़ोन पे कहता देख भाई मेरे पास बहुत काम हो गए, मेरे पास एक और नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, मैं वहाँ उसके लिए मैं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तोड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब उसने एट अ टाइम, यानी जब परफॉर्मेंस कंप्लीट करना था उस समय उसने उसको तोड़ा है, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस डेट पे उसको परफॉर्मेंस करना था उसी डेट पे तोड़ दिया। और एंटिसिपेटरी का मतलब होता है उस डेट से पहले। जैसे आज अगर 23 तारीख है और 5 तारीख को मेरे को परफॉर्मेंस करना है, तो मैं 30 जुलाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखो भाई मेरे को जो है किसी काम से विदेश जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जो है आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए अब मुझे माफ़ करिए, आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने टाइम से पहले ही सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। उसको कहते हैं ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एट अ टाइम करते हो तो भाई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप उससे पहले कर देते हो बिफोर द डेट, ये देखो सारी कहानी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड
anticipatory contract, and actual breach of contract means breach committed either at a time when performance is due and during the performance of the contract, या जिस समय आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उस समय तोड़ रहे हो। तो ये है आपका। तो आज की वीडियो सिर्फ इतने तक के लिए। अगली क्लास में बताऊंगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो कोई रेमेडीज़ वगैरह मिलती है, कोई उपचार दिया जाता है, क्योंकि किसी को नुकसान भी हो सकता है, तो इसकी क्या भरपाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वो आपका अगली क्लास में इसको मैं बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी टाइम ज़्यादा हो जाता है। 25 मिनट की वीडियो बन ही चुकी है और आगे घड़ी चल ही रहा है, बट खैर मेरे को अच्छे से इसको समझाना था, तो कहीं ना कहीं इसमें तो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब समझ में आया ना, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, जैसे सपोज करो 3 पर्सन थे XYZ, X कहता है अगर तू Y से शादी करेगा Z को तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। अब ये बताओ 2 दिन बाद Y मर गई, अब क्या वो उससे शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उस केस में हम इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना, या इसे फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या ये वर्ड आपके इसमें नहीं होगा, इसलिए आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या हम ये परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी है भाई। जहाँ इम्पॉसिबिलिटी हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। अब जादू आया एक जगह, कहता भाई इस मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा करके दिखा दो। आप मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा करोगे तो इम्पॉसिबिलिटी वाली बात हो गई ना। तो उस केस में भी इसे जो है क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड डिक्लेयर कर जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आया है तो प्लीज़ आप अपने शेयर्स अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और पसंद आया है तो भाई साहब थंब लगाना ही है, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और मज़े लो। थैंक यू।